गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला लेसन फिनिश किया था और उसमें हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। आज के पीरियड में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है एटम। ये होगा बच्चों चैप्टर नंबर 11 और इसका नाम है एटम्स। तो आज हम एटम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे और डिफरेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, एटम के बारे में जब जानने की शुरुआत हुई तो उसमें जो सबसे पहला मेन मॉडल जिसके बारे में हम सीख लेना चाहिए वो है डाल्टन्स मॉडल। पर बच्चों, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल आपके सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन चूंकि एटम की हिस्ट्री हमें पढ़नी है तो थोड़ा सा हमें नॉलेज इनके बारे में ले लेनी जरूरी है। चलिए बच्चों, डाल्टन मॉडल। डाल्टन के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग to this model, a molecule of any atom of any substance consists one or more एटम्स। अब जो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ये एटम कैसे होते हैं? देखिए, द ऑल एटम्स for same substance are same but different for different substance या फिर एलिमेंट्स। जैसा मैंने सबसे ऊपर बता दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि टू और मोर एटम्स मेक्स ए मॉलिक्यूल्स। तीसरा आप ये कह सकते हैं बच्चों के एटम्स आर न्यूट्रल। एटम्स आर न्यूट्रल। लेकिन ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने ये एक या दो जानकारी इस तरीके की हमने ली है, ये एटम वर्ड सबसे पहले डाल्टन ने ही यूज किया। उसी ने सबसे पहले, यानी अगर हम ये कहें कि एटम का जो नाम है वो हम यूज किया सबसे पहले डाल्टन ने। और इसमें हमें एटम के साइज के बारे में या और ज्यादा जो फर्दर इंफॉर्मेशन एटम के बारे में हो सकती है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, इन सब की जानकारी हमें डाल्टन के मॉडल से नहीं मिलती है। तो अब बस इससे ज्यादा हमें इसके बारे में स्टडी नहीं करनी, ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं सोचना। इसके बाद नंबर 2 जो मॉडल आता है बच्चों, उसको कहते हैं थॉमसन। थॉमसन मॉडल। इस मॉडल के कुछ अलग अलग नाम हैं जिनसे हम इसको बोलते हैं। देखिए, इस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, और इसको कभी कभी हम वाटरमेलन मॉडल भी कह देते हैं। वाटरमेलन मॉडल।
तो बच्चों प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल ये क्या है? थॉमसन ने 1898 में लगभग ये जो मॉडल दिया गया था वो 1898 के नियरली ये मॉडल एग्जिस्टेंस में आया था। 1988 में उसने बताया कि जो एटम होता है, एटम इज द solid positively charged sphere। एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है और इसके अंदर जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन्स, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स negatively charged electrons are embedded। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड धसे रहते हैं इन द स्फीयर। अब एटम तो एक सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस स्फीयर के अंदर धसे रहते हैं। और इसको आप अगर आइडिया लेना चाहते हैं तो इसको अब ये कहते हैं कि जस्ट लाइक ए, आप इसको सेंटेंस को आगे बढ़ा लीजिए, जस्ट लाइक ए प्लम्स इन द पुडिंग। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं और सीड्स in the watermelon। seeds in the watermelon। तो जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स धसे रहते हैं जगह जगह उसमें यूनिफॉर्मली, ठीक इसी प्रकार से प्लम का पुडिंग बनता है और ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर धसे रहते हैं और इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से अरेंज करते हैं, इसको हम यहां लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड in such a way that the force of repulsion between the electrons is balanced by the force of attraction between the electrons and the positive part। इसीलिए जो आपका एटम होता है पॉजिटिव पार्ट, thus the atom are neutral, thus the atoms are stable and neutral। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ यहां बताया है, इलेक्ट्रॉन्स अगर सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर बीच बीच में धंसे हुए हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, जिसके कारण उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ सकती थी। लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन उस स्फीयर के अंदर इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मैटर जो उसके अंदर है उसके अट्रैक्शन से बैलेंस्ड हो जाता है। तो इसलिए पूरा जो एटम है वो स्टेबल है और वो न्यूट्रल होता है। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद थॉमसन मॉडल से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं बच्चों, जो आपका थॉमसन मॉडल है
ये कुछ ऐसे फिनोमेना है जिनको ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है, और कुछ ऐसे फिनोमेना है जो इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। तो जो फिनोमेना इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं उन फिनोमेना को अगले मॉडल से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए हमें अगले मॉडल की जरूरत पड़ी। इसमें अगर ड्रॉबैक्स ना होते तो हमें अगले मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, एक तो आप छोटा सा डायग्राम इसका बना लीजिए जिससे कि आपको आइडिया हो जाए ये थॉमसन का मॉडल कैसा होता है, थॉमसन का इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। बच्चों, ये सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इस सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में बीच बीच में ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं इस तरीके से जगह जगह। वो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन पॉजिटिव मैटर और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ये होती है। ये ध्यान रखना है कि जो एटम है वो न्यूट्रल है और स्टेबल है। न्यूट्रल है और स्टेबल है। और अगर एटम के साइज की बात करें तो थॉमसन के एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होता है। 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होता है। आप नोट कर लीजिए इसको आराम से। चलिए बच्चों, अभी एक बार थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे आपके पास, और आप एक बार नेक्स्ट मॉडल पे आइए जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। पहले इसको फेलियर पढ़ लेते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। बच्चों, मेनली ड्रॉबैक्स में हम केवल 2 ड्रॉबैक पढ़ेंगे। नंबर 1, इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम में हमें डिफरेंट लाइंस मिलती हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया है थॉमसन मॉडल के द्वारा। जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ड्रॉबैक में, इट could not be explained. It could not be explained. The hydrogen spectrum. The hydrogen spectrum which consists many या several lines, ये इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाया। दूसरा ड्रॉबैक इसका, it could not be explained alpha scattering experiment of रदरफोर्ड। बच्चों, जब थॉमसन के मॉडल से स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हुआ और रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया वो इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो अब हमें कुछ फर्दर सोचने की जरूरत पड़ी। और जब हम फर्दर सोचते हैं तो सबसे पहले हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा बच्चों, रदरफोर्ड अल्फा
scattering experiment. Alpha scattering experiment. बच्चों अभी आपने एक बात नोटिस की है कि थॉमसन ने अपना मॉडल 1898 में दिया, मतलब नियरली 1900 में दिया। तो इसके जस्ट कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद 1911 में ए एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स या कलीग्स ऑफ रदरफोर्ड, जिनका नाम था गीगर और मार्सडेन, पर सुपरविजन रदरफोर्ड की थी। मतलब हम ये लिख सकते हैं in 1911 a experiment या an experiment is performed, an experiment is performed by गीगर। गीगर भी इसको पढ़ते हैं और कभी कभी हम इसको गाइगर भी पढ़ते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन अपना प्रोनाउंसिएशन या इंडिया में कैसा है। इसको हम कहते हैं GEIGER, गीगर एंड मार्सडेन। आप साथ साथ इनके नाम भी याद कर लीजिए, गीगर एंड मार्सडेन। In the supervision of Rutherford. In the supervision of Rutherford. It is called alpha scattering एक्सपेरिमेंट। तो ये तो इसका बैकग्राउंड हुआ कि 1911 में गाइगर एंड मार्सडेन दो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में काम करने वाले, उसके साथ काम करने वाले या उसके स्टूडेंट मान लीजिए। उन्होंने रदरफोर्ड के सुपरविजन में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है। इन दिस एक्सपेरिमेंट, in this experiment a beam of alpha particles फाल्स कह सकते हैं या स्ट्राइक लिखें तो ज्यादा बेटर है। स्ट्राइक्स with the very thin gold foils, very thin gold foil. The alpha particles scattered in different directions. Scattered in different directions. ये इस एक्सपेरिमेंट में जो हम काम करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट का काम बच्चों ये होगा जो मैंने यहां पे लिख दिया है। इन डिफरेंट द अल्फा पार्टिकल्स scattered in different direction, scattered in different direction
कैन बी काउंटेड बाय ए डिटेक्टर वो अलग हम अब बता देंगे कि किस तरीके से वो काउंट होता है, उसका डिस्क्रिप्शन हम अभी यहाँ नहीं दे रहे हैं। आगे अभी सेटअप जब आपसे स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार से काउंट होते हैं। बच्चों, इससे आगे जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उसको अब हम स्टडी करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम उसका वीडियो तैयार करके आपकी क्लास में डाल देंगे।